बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खुर्रम मुश्ताक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने जो लेक्चर्स की सीरीज़ का नई वीडियो लेके, नया लेक्चर लेके। ये वीडियो नंबर 6 है। हमारी जो प्लेलिस्ट है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ इन एग्रीकल्चर में, ये उसकी वीडियो नंबर 6 है। और इसमें हमने जो वीडियो नंबर 3 में परमानेंट स्प्रिंकलर सिस्टम डिज़ाइनिंग के 7 डिफरेंट स्टेप्स को डिफ़ाइन किया था, तो उसमें से तसलसल चलते हुए हम इस वक्त स्टेप नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट। तो इसकी जो कंटिन्यूएशन में जो वीडियोस थी वो पिछले वीडियो नंबर 4 थी और वीडियो नंबर 5 पार्ट ए था। अब ये वीडियो नंबर 6 पार्ट 4B उसी तसलसल में अगला लेक्चर है। तो इसमें हम स्प्रिंकलर लेआउट डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो 5 पार्ट 4 में डिस्कस किया था। यानी कि उसमें हमने 2 ऑप्शंस दी थी कि एक वो सिस्टम जिसमें वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ओवर स्प्रे नहीं कर सकते नेबर की प्रॉपर्टी के ऊपर, या कोई स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो आपने विद इन अपनी बाउंड्री के ही अंदर रहना है। और दूसरा लेआउट था कि आपको थोड़ी सी इजाज़त है कि आप वाटर कंजर्वेशन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले, ओवर स्प्रे भी आप बाउंड्री से बाहर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 2 लेआउट पिछली वीडियो में डिस्कस हुए थे, मगर ये कैसे ड्रा किए गए थे, इन पर कैसे पहुंचा गया था, वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो ये स्प्रिंकलर लेआउट, ये 2 जो ऑप्शन थी वो इसमें कवर की जाएंगी। उसके बाद लेटरल लाइन लेआउट और उसके डिज़ाइन प्रिकॉशंस क्या हैं वो डिस्कस की जाएंगी। फिर उसके बाद जोन साइज़ क्या है, जोन वॉल्स लेआउट और उसकी डिज़ाइन प्रिकॉशन इसमें डिस्कस की जाएंगी। और फिर आखिर में मेन लाइन लेआउट डिज़ाइन और प्रिकॉशंस जो सी हैं वो इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसमें लेटरल लाइन या मेन लाइन साइजेस नहीं होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम पहले पाइप्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रेशर रेटिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये मेन लाइन और लेटरल लाइन के पाइप साइजिंग पे पहुंचेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये ज़रूर देखें और एक तसलसल में देखेंगे, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं और उनको उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत अच्छी है। जो यंग ग्रेजुएट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोस हैं। ये थ्योरेटिकल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी शामिल हुआ है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। डिज़ाइनिंग ए परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जो एक से हमारा सिलसिला शुरू हुआ वीडियोस का, इसमें हमने ये 7 स्टेप्स डिफाइन किए थे परमानेंट इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। कलेक्शन ऑफ बेस डेटा और प्रोसेसिंग ऑफ बेस डेटा टू एस्टिमेट क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ये हम पहले ही वीडियो नंबर 3 पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। और इसी तरह सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट में हम ये वीडियो नंबर 4 और पार्ट 3 में हम ये कवर कर चुके हैं। और चौथे नंबर पर प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट, ये पिछली वीडियो नंबर 5 की ही कंटिन्यूशन है और जो पार्ट 4A था, इसमें हम इस हाइड्रोलिक लेआउट्स के अगले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको जाके देखेंगे। उसके बाद जो बिल ऑफ मटेरियल्स आ जाता है, प्राइसिंग द प्रोजेक्ट आ जाता है और जो इशुएंस ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इससे अगली वीडियोस में कवर किए जाएंगे। प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट, इसमें स्प्रिंकलर लेआउट हमने पहले ही वीडियो नंबर 5 पार्ट 4A में डिस्कस कर लिया और लेटरल लाइन और मेन लाइन लेआउट्स कैसे बनते हैं ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये हाइड्रोलिक लेआउट में जो अगले स्टेप्स होंगे, सिलेक्शन ऑफ इरिगेशन पाइप्स, आप पाइप स्टैंडर्ड्स के और प्रेशर रेटिंग के हिसाब से कैसे सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद लेटरल लाइन और मेन लाइन की हाइड्रोलिक बेसिस पे कैसे पाइप साइजिंग करते हैं। फिर टोटल डायनामिक हाइट की कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी और उसके बाद फिर फाइनली आप पंप सिलेक्शन और उसकी साइज कैसे करना है पंप का और पावर रिक्वायरमेंट कैसे एस्टिमेशन करनी है, तो ये अगली वीडियोस में कवर की जाएंगी। लेटरल लाइन और मेन लाइन लेआउट्स कैसे तैयार किए जाते हैं इस पे हम बात करेंगे। साइट प्लान पर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स का खाका तैयार करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीकाकार दरकार होता है ताकि बेहतरीन और हेड टू हेड कवरेज को यकीनी बनाया जा सके। कलीदी मराहिल में आपके पानी की जो पैरामीटर्स का हिसाब लगाना, जो हम इससे पहले वीडियोस में आपको बता चुके हैं, प्रॉपर्टी की लकीरों को पैमाने पर खींचना, हिकमत अमली के साथ स्प्रिंकलर्स हेड लगाना और प्लान को मंतकी पानी देने के लिए इलाकों में तकसीम करना है। यानी कि जो आपके पास जो आपका सिस्टम फ्लो है
उसके हिसाब से आप इसकी जोनिंग करें। और इस तरह के ये सारे स्टेप्स हैं जो हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। इस चीज को कवर करने के लिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हम उनका रेफरेंस दे रहे हैं कि वीडियो नंबर 2 पार्ट 1, वीडियो नंबर 3 पार्ट 2, वीडियो नंबर 4 पार्ट 3 और वीडियो नंबर 5 पार्ट 4A। इसी स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन यूज इन एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट में आप जरूर देखें। आपको फिर ये तसलसल बनेगा और आपको आगे जो चीजें हम बयान करेंगे आपको आसानी से समझ आती जाएगी। मुस्तकिल आपाशी के निज़ाम में जिसमें हम स्प्रिंकलर्स की बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम में लेटरल लाइन्स की तरतीब का इन्हिसार स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर राइजर के महल वकूफ पे होता है, यानी कि उनकी लोकेशंस पे होता है। लिहाजा आपाशी के डिजाइन के अमल में स्प्रिंकलर्स के दरमियान फासला और जमीन पर इनकी निशानदेही या लोकेशन पहला मरहला है और हम इसी मरहले से इस प्रोसेस का आगाज करेंगे। अब स्प्रिंकलर लेआउट की हम बात कर रहे हैं। जो पहला मरहला था जो हमने पहले बताया कि पहला स्टेप है स्प्रिंकलर लेआउट तैयार करना, उसके बाद फिर लेटरल्स आएंगी। तो स्टेप 1 पे हम इस वक्त खड़े हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि ड्रॉ द प्लॉट प्लान टू स्केल, यानी कि स्केल के मुताबिक आपने जो भी आपकी साइट है उसको आपने ड्रॉ करना है। और अपने जो आपने शुरू में बेस डेटा कलेक्ट किया था या और सर्वे किया था उसकी बुनियादों के ऊपर आपने इसको कोई भी सॉफ्टवेयर ग्राफ पेपर या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे ऑटो कैड है या इस तरह के और भी डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करते हुए आपने अपनी ड्राइंग को एक मेजरेबल स्केल के मुताबिक या काबिल पैमाइश स्केल के ऊपर ड्रॉ करना है। और जो आपका फील्ड है जो प्रोजेक्ट है उसकी बाउंड्रीज को आपने एग्जैक्ट मार्क करना है, उनको आपने डायमेंशंस देनी है ताकि आपको पता चले उसका तूल और अर्ज कितना है साइट का। और ड्राइंग के अंदर अगर कोई फिक्स्ड ऑब्स्टिकल्स हैं साइट के ऊपर, फेंसिस हो गई, रोड या पाथवेज हो गया, सिविल स्ट्रक्चर हो गया, या जो पड़ोसी है तो उसकी फील्ड की बाउंड्री लाइन आ रही है जहां आपको जीरो वाटर ओवर स्प्रे की इजाजत है या बहुत रिस्ट्रिक्टेड वाटर ओवर स्प्रे की इजाजत मिलती है, ताकि इस चीज को देखते हुए आप बाउंड्री को सामने रखते हुए तो अपना सिस्टम डिजाइन कर सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये फीचर्स आप अपनी ड्राइंग में जरूर इंक्लूड करें। अगला इम्पोर्टेंट फीचर जो है कंटूर मैप और या टोपोग्राफिक मैप का है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको अपनी ड्राइंग में जरूर शामिल करें, या अगर नहीं है तो आप मार्क जरूर करें जहां से ये एलिवेशन डिफरेंसेस ज्यादा हो रहे हैं आपके प्लॉट में, ताकि आपको अंदाजा हो सके कौन सी जगह ऊपर है कौन सी नीचे है और अगर आपने जोनिंग करनी तो किस तरह कर सकते हैं। तो कंटूर मैप बेस्ट ऑप्शन है। ये पहला स्टेप ही हम कंटिन्यू करें। इसमें दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंकलर रो टू रो एंड हेड टू हेड ग्रिड्स, यानी कि आपने पहले ग्रिड्स बनाने हैं रो टू रो और हेड टू हेड स्प्रिंकलर्स के लिए। वो कैसे तैयार होंगे? आपने फील्ड को सबसे पहले ग्रिड लाइंस में डिवाइड करना है, और वो ग्रिड लाइंस कैसी होंगी कि आपने जो ग्रिड लाइंस है जो आपका एरिया है उसमें वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल स्पेसिंग के ऊपर डिवाइड किया। वो स्पेसिंग आप ले रहे हैं कि जो आपका स्प्रिंकलर का वेटेड डायमीटर जो आपने स्प्रिंकलर सेलेक्ट किया उसका वेटेड डायमीटर 60% लेना है। और ये हम वीडियो नंबर 5 पार्ट 4A में भी ये सारा प्रोसेस समझा चुके हैं, और उसमें आपके डिफरेंट विंड कंडीशंस के साथ किस तरह आपने इनकी स्पेसिंग करनी वो सारा एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका हुआ। मगर हम इस एग्जांपल में शुरू करते हैं 60% वेटेड डायमीटर के साथ। मगर ये वेटेड डायमीटर आप 60 पे जब ज्वाइन करते हैं ये 60% नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लेंथ और विड्थ के हिसाब से आपने स्प्रिंकलर को एडजस्ट करना है। इसमें कमी बेशी होगी, मगर वो कमी बेशी इतनी होनी चाहिए जो फिजिबल हो आपके सिस्टम को अच्छी यूनिफॉर्मिटी देने के लिए। तो वही जो पहले बात की आपने एडजस्ट करना है ग्रिड स्पेसिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अपने स्प्रिंकलर के हिसाब से और साइड के हिसाब से, और ताकि आप बेहतरीन कवरेज ले सकें। अगर वे जो विंड पहले हमने कहा विंड का फैक्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो उसके लिए नेसेसरी जो एक्शंस हैं वो आप लें, जो वीडियो नंबर 5 पार्ट 4 में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर भी आपको जस्ट अंदाजा देने के लिए कि अगर ये आपकी 2 रोज हैं और ये ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं तो अगर कोई विंड नहीं चल रही तो ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म आपको कवरेज दे रहे हैं। मगर जो ही इसमें विंड डायरेक्शन आ जाएगी तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा पैटर्न, आपके जो रो टू रो कवरेज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी अगर ये विंड डायरेक्शन में है। तो इसका तरीका ये है कि आपकी जो रो टू रो स्पेसिंग है या आपकी लेटरल लाइंस जो सी हैं वो हमेशा कोशिश करें विंड से परपेंडिकुलर आए। इसमें जो है हेड टू हेड कवरेज
आप देख सकते हैं उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर जो गैप बीच में आ रहा है उसमें रोज के दरमियान वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, और ये एक दूसरे को फिर भी कंपनसेट कर लेते हैं। अब उसके बाद आपने ग्रिड्स मार्क कर लिए, और तो फिर उसके बाद आपने जो ग्रिड एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे और बाउंड्री लाइंस के ऊपर, उनके ऊपर आपने स्प्रिंकलर्स लगाने शुरू कर देने हैं। ऐसी सिचुएशन जहां आपने ओवर स्प्रे को बचाना है, वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो रेगुलर शक्ल में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फील्ड्स हैं उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि जो 90 डिग्री आर्क वाले स्प्रिंकलर्स हैं वो सारे कॉर्नर्स के ऊपर चले जाएंगे, और कॉर्नर के दरमियान में जो बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर सारे 180 डिग्री आर्क वाले स्प्रिंकलर्स आ जाएंगे, और फील्ड के दरमियान में सारे 360 डिग्रीज के स्प्रिंकलर्स चले जाएंगे। इसमें जो नोट करने की बात है, ये जो स्प्रिंकलर्स लगाएंगे इन सब की आपस में मैच्ड प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका फुल सर्कल का फ्लो क्यू जीपीएम है, तो जो 180 डिग्री वाला होगा आर का उसका उससे आधा हो जाएगा, यानी कि ये क्यू/2 हो जाएगा, और जो 90 डिग्री वाला होगा इसका 1/4 हो जाएगा, जो फ्लो आपका 360 पे है, यानी कि वो क्यू/4 होना चाहिए। तब ये आप मैच प्रेसिपिटेशन हासिल कर लेंगे। अगर मैच प्रेसिपिटेशन आपकी हासिल नहीं हो रही, पैटर्न डिस्टॉर्टेड रहेगा, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, और आपकी फसल भी किसी जगह अच्छी होगी, किसी जगह कमजोर होगी। अब अगला मरहला है कि आपने स्प्रिंकलर्स को लेटरल लाइंस के साथ कनेक्ट करना है, लेटरल लाइंस को आपने फील्ड वॉल्स के साथ कनेक्ट करना है, और फील्ड वॉल्स को आपने मेन लाइन के साथ कनेक्ट करना है, और आखिर में मेन लाइन को आपने पंप स्टेशन के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप पंप स्टेशन यूज कर रहे हैं या आपका कोई और सोर्स है जो से जहां से आप पानी हासिल कर रहे हैं अपने सिस्टम को देने के लिए, उससे ये आपका सिस्टम मेन लाइन जाके कनेक्ट होगी। ये जो हमने पहले डिस्कशंस की हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल 4.6 है, ट्राइंग ए स्प्रिंकलर लेआउट। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम आपको स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन के लिए या लोकेशन के लिए ग्रिड सिस्टम डेवलप करना सिखाएंगे। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आपने कैसे ग्रिड्स डेवलप करनी है, और ये वो केस है जो हमने इससे पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, मगर वो कैसे ड्रा किया गया था वो नहीं, बस उसमें एक्सप्लेन किया था, ये इस वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये केस 1 है जिसमें हमने वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर स्प्रे जो फील्ड एरिया से बाहर हो रहा है, बाउंड्री से बाहर, उसको भी बचाना है, और ताकि जो नेबरिंग प्रॉपर्टी उस पर भी ना पड़े, या कोई सिविल स्ट्रक्चर्स या ऐसी चीजें यानी जिन पे ओवर स्प्रे नहीं होना चाहिए उसको भी बचा चाहिए। तो ये ज्यादातर लैंडस्केप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा फॉलो होता है लॉन एरियाज के लिए, मगर अगर एग्रीकल्चर में फील्ड में भी ऐसा केस है तो हम वो इधर रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इसमें शुरू करने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पर 1 एकड़ एरिया को ज्यूम करते हैं जिसकी जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं 220 फुट बाय 198 फुट है, और ये लेवल फील्ड है और फ्लैट फील्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री लाइंस दिखाई गई हैं उस एरिया की। तो नॉर्मल विंड डायरेक्शन हमें मालूम है, इस डायरेक्शन में जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है। तो जो साइड प्लान आप डेवलप करेंगे, जो पहले हमने बात की थी, सारी इंफॉर्मेशन जितनी आप इसमें मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं वो आप इसमें जरूर करें। स्टेप 2 इसमें आ जाएगा कि आपने जो जो एरिया इसको आपने बाउंड्रीज मार्क कर ली, जो जो स्टेप 1 में आपने बाउंड्रीज इंडिकेट की हुई थी बाउंड्रीज वही रही, मगर जो मैं करता हूँ कि आपने ओवर स्प्रे से बचाना है तो आपकी जो स्प्रिंकलर्स इंस्टॉलेशन वो थोड़ी सी इनसाइड बाउंड्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है अपना राइजर पाइप्स के ऊपर है, तो इनकी हाइट जमीन के साथ ही ऊपर है इन स्प्रिंकलर्स की, तो हम अज्यूम करते हैं, और जो कह लें हम, ये कोई रूल नहीं है मगर आपकी अपने एक्सपीरियंस और अपनी अजम्पशन है कि हम इस एरिया को 3 फुट अंदर की तरफ ऑफसेट करते हैं जिसके ऊपर स्प्रिंकलर्स की अरेंजमेंट की जा सके। तो जो आपकी बाउंड्री वॉल है 220 बाय 198 फुट की, हमने इसको 3 फुट अंदर ऑफसेट कर लिया। ये 3 फुट अंदर ऑफसेट हो गई, चारों साइड से हो गई। अब हमारे पास जो ये दरमियान वाला एरिया है इसके ऊपर हमने लेआउट तैयार करना है, और ये एक क्वेश्चन दे रहा है कि आप ओवर स्प्रे को मैक्सिमम बचा सके। दूसरा ये आपको एक क्वेश्चन और एक कॉरिडोर प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें आप मेन लाइन और लेफ्ट लाइन भी डाल सके, तो ये आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। आपने जो ऑफसेट किया उस एरिया की भी डायमेंशंस ले लें। 3 3 फुट इधर से गया तो ये 220 से 214 पर रिड्यूस हो जाएगा, और ये 198 से 192 फुट पे रिड्यूस हो जाएगा। स्टेप 3 है जिसमें हमने एरिया जो उसकी मार्क कर ली थी डायमेंशंस, उसके बाद जो ऑफसेट किया उसकी डायमेंशंस मार्क कर ली, और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो फुल सर्कल स्प्रिंकलर्स हैं उनका फ्लो रेट 8 जीपीएम है, और उनका रेडियस ऑफ थ्रो कह लें या
अपने वेटेड रेडियस जो है वो 50 फुट का है, और ऑपरेटिंग प्रेशर जो उसका है वो 50 psi है, ये 3.5 बार है। विंड कंडीशन जो हमने पहले assume की नॉर्मल है, लैंड जो है ऑलमोस्ट लेवल्ड और फ्लैट है। तो वेटेड रेडियस से हमने स्प्रिंकलर का वेटेड डायमीटर निकाल लिया, 2 टाइम्स द रेडियस, तो वो 100 फीट आ गया हमारे पास। तो हम पहले जो बात कर रहे हैं स्प्रिंकलर स्पेसिंग की, में जो डिस्टेंस है वो 60% जो वेटेड डायमीटर स्प्रिंकलर का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे हमने मालूम कर लिया मैक्सिमम अलाउएबल स्पेसिंग कितनी हो चाहिए। 100 फुट का 60% लिया तो 60 फुट, यानी कि स्प्रिंकलर्स के दरमियान 60 फुट से ज्यादा स्पेसिंग जो सी है वो अच्छी नहीं होगी, उसकी यूनिफॉर्मिटी को डिस्टर्ब करेगी। तो हमने ये एक लिमिट बन गया, हमने इसके अंदर अंदर अरेंज करना है स्प्रिंकलर्स को। उसके बाद हमने तयन कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब नॉर्मल विंड की डायरेक्शन जो है आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो जो लेटरल की इसकी पोजीशन होनी चाहिए वो वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। ये लेटरल की डायरेक्शन हमने इसमें इंडिकेट की, ये आपने मार्क कर लिया क्योंकि आपने लेटरल्स कहाँ प्लेस करनी वो इससे आपको मालूम होगी कि आपकी वाई एक्सिस के लॉन्ग लेटरल्स आएंगी। स्टेप 4 में हमने क्या करना है कि स्पेसिंग हमने कैलकुलेट करनी है लेटरल लाइंस की अलोंग एक्स एक्सिस वाई डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमने ये जो फिगर्स आई ये कहाँ कैसे आ रही हैं, ये नंबर ऑफ स्पेसिस बिटवीन लेटरल लाइंस, तो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्पेसिंग। एक्स एक्सिस में हमारी ये लेंथ जो सी 214 फुट की आ रही है, और जो स्पेसिंग हमें अलाउड है वो 60 फुट। तो हम 214 को 60 पे तकसीम करेंगे, ये 3.56 आपके पास नंबर्स आ गए। नंबर पॉइंट्स पे नहीं होंगे, ये होल नंबर में होगा, इसलिए हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये 4 नंबर्स हो गए। अब एक्चुअल जो आपकी स्पेसिंग बनेगी लेटरल लाइंस के दरमियान एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो ये हो जाएगा जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, अब इस नंबर ऑफ जो आपके पास स्पेसिंग आ रही है इस पे डिवाइड करेंगे, तो वो आपके पास 214 तकसीम में 4 53.5 फीट आ जाएगा। यानी कि एक लेटरल से दूसरी लेटरल के दरमियान फासला 53.5 फीट है, ये जो इंडिकेट हो रहा है। और आप नोट करें ये 53.5 फीट जो है ये 60 फुट की जो लो अलाउएबल स्पेसिंग है उससे कम है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है। और नंबर ऑफ लेटरल लाइंस आपने देखी नहीं होंगी, तो नंबर ऑफ रोज स्पेसिंग जो है उसमें एक जमा कर दें, 4+1, तो ये 5 नंबर बन जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। ये हम स्टेप 4 में डिसाइड कर चुके हैं कि जो हमारी लेटरल के दरमियान डिस्टेंस है एल वो 53.6 फीट है। अब हमने तयन करना है कि हेड टू हेड स्प्रिंकलर की जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग स्प्रिंकलर्स आएंगे ये लेटरल लाइंस के ऊपर। और एस हो गया हमारा हेड टू हेड स्पेसिंग का। ये कैसे कैलकुलेट होंगी ये हमने कैलकुलेट की है, मगर ये कैसे हम इस पर पहुंचे हैं वो हम आपको बताते हैं। स्पेसिंग अलोंग वाई एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस के ऊपर आगे इसमें स्पेसिंग हमने देखनी है, तो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस फीट डिवाइड बाय अलाउएबल स्पेसिंग, ये 192 फीट है, हमने 160 फीट पे डिवाइड किया तो ये 3.2 आया। हमने राउंड अबाउट कर लिया, 3 नंबर्स आपके पास आ गए स्पेसिंग के। अब स्पेसिंग बिटवीन स्प्रिंकलर्स जो सी आएगी वो कितनी होगी, तो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस देखा, जैसे हमने बिल्कुल एक्सेस पे वही चीज रिपीट हो रही है। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस 192 फीट है, और नंबर ऑफ स्प्रिंकलर स्पेसिंग जो हमने ये 3 कैलकुलेट की, ये आपके पास 64 फीट आ गया। ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि ये 64 फीट आपके अलाउएबल स्पेसिंग से ज्यादा है, यानी कि 60 फीट से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इनका नंबर बढ़ा दें। तो अब हम 4 नंबर स्पेसिंग के साथ चेक करते हैं। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्प्रिंकलर स्पेसिंग पे हम करेंगे, तो ये एस जो हेड टू हेड स्पेसिंग 192/4 आएगी, 48 फीट आ जाएगी। ये एक्सेप्टेबल है कि 48 फीट लेस देन 60 फीट है। और दूसरा ये कि ये 50 फीट हेड टू अपना वेटेड डायमीटर उससे ये 2 फुट कम है, मगर ये आपको कवरेज पूरी दे रहा है तकरीबन 104% की, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ओवर 64 फीट के। सो नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स ऑन लेटरल लाइन पे कितने होंगे, हेड्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन स्प्रिंकलर्स +1, 4 जमा 1, ये 5 नंबर आपके पास आ जाएंगे। ये वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रही है। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्रिड्स डेवलप कर लिए थे, अब हमने स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल किए हैं इस पे। कैसे हमें कि जहां आपकी ग्रिड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर आपका स्प्रिंकलर आएगा। ये ग्रिड लाइंस बाउंड्री लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और आपस में दरमियान में एक्स और वाई एक्सिस के ग्रिड्स जो है वो भी आपस में इंटरसेक्ट कर, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्रिड्स का है बाउंड्री के ऊपर और दरमियान में, उन सब पे आपने स्प्रिंकलर इंसर्ट करने हैं। उसका कुछ रूल इस तरह का होगा, एक परफेक्ट अपना स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरिया के लिए, कि आपके जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर आपका क्वार्टर सर्कल आएगा, यानी कि 90 डिग्री आर्क वाला स्प्रिंकलर आएगा, और कॉर्नर्स के दरमियान में जो बाउंड्रीज लाइन के ऊपर आपके आ रहे हैं वो सारे हाफ सर्कल,
होंगे, यानी कि 180 डिग्री आर्क के साथ होंगे। और दरमियान में जितने आपके आ रहे हैं ये सारे फुल सर्कल स्प्रिंकलर। इनमें नोट करने की बात ये सारे स्प्रिंकलर्स की आपस में मैच्ड प्रेसिपिटेशन होगी। वो कैसी होगी? अगर आपका फुल सर्कल का फ्लो रेट क्यू जीपीएम है तो हाफ सर्कल का Q/2 जीपीएम हो जाएगा और क्वार्टर सर्कल का Q/4 जीपीएम। तो इस स्टेप में आपने स्प्रिंकलर्स लगा लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप इनका जो वेटेड रेडियस है वो ड्रा कर दें। कंपास को यूज करते हुए या जो सॉफ्टवेयर डिजाइन का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वेटेड रेडियस जो था इसका 50 फीट था। तो इधर से आप कवरेज भी देख सकते हैं। और ये आपने इंश्योर ये करना है कि जो एडजेसेंट स्प्रिंकलर्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें ओवरलैपिंग आपको मिल रही है कि ओवरलैप कर रहे हैं। इससे अगले स्टेप में हम देखेंगे कि क्या करना है। इसमें यह कि पहले आपने जो स्टेप नंबर 7 में थे आपने स्प्रिंकलर्स मार्क कर लिए थे और रेडियस उसका दे दिया था। आपको इसका फ्लो भी पता था जो हमने एज्यूम किया था कि क्वार्टर सर्कल का 2 जीपीएम हो गया, हाफ सर्कल का 4 जीपीएम हो गया, फुल सर्कल का 8 जीपीएम हो गया। ये आपको मैच प्रेसिपिटेशन रेट मिलती है। तो ये आपको इस इलाके का फ्लो रेट कैलकुलेट करना हो, जो आपने स्प्रिंकलर्स यूज किए उनका डाटा इंपॉर्टेंट है। अब इन जितने भी स्प्रिंकलर्स हैं इनको लेटरल लाइंस के साथ आप कनेक्ट कर दें। उसके बाद आपके फील्ड वाल्स इनके ऊपर आ जाएंगे। फील्ड वाल्स के बाद आपने ड्रॉ करनी है मेन लाइन जो जाके पंप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो और उसके बाद आपने जोन्स जोन से बनाए हैं उनका आपको डाटा इसके ऊपर एंटर कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि हर जोन में कितना फ्लो जा रहा है। ये इधर से ये जोन 1 है, V1 V2 वॉल नंबर 2 वॉल नंबर 3 4 एंड 5। और इसमें कितना फ्लो जा रहा है वो इसके नीचे दर्ज है जो इधर दिया गया है। और नीचे साइज जो वॉल का है वो इंचेस में है। तो मिसाल के तौर पर ये वॉल नंबर 1 है। इसमें हमें पता है क्वार्टर का 2 जीपीएम है, 2 और 2 4 जीपीएम हो गए। और हाफ सर्कल के 4 जीपीएम है तो 4 3 12 12 और 4 16 जीपीएम का। और इसी तरह V2 जिसमें फुल सर्कल और हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का 4 जीपीएम है यानी कि 8 जीपीएम हाफ सर्कल के हो गए। और 8 इंटू 3 24 जीपीएम फुल सर्कल के हो गए। 24 प्लस 8 32 जीपीएम इसका बन। अब लाइन के साइजेस, लेटरल लाइन का साइज कैसे होना है, मेन लाइन का साइज कैसे होना है, वॉल के साइजेस कैसे करने हैं, ये आपके नेक्स्ट स्टेप्स में आएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे कि हाइड्रोलिकली आपने इनको कैसे साइज करना है। तो ये आपका एक स्प्रिंकलर का लेटरल लाइंस के साथ और मेन लाइन के साथ एक स्कीमेटिक व्यू हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इससे अगली एग्जांपल जो सी है वो टिपिकल एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए जिसमें हम अज्यूम करेंगे कि वाटर कंजर्वेशन और ओवर स्प्रे के ऊपर हम कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो वो इससे अगली एग्जांपल में हम देखें। एग्जांपल 4.7 ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने 4.6 की थी। इसमें ये है कि ये केस नंबर 2 है जिसमें हमको वाटर जो कंजर्वेशन और ओवर स्प्रे पे हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज की कह ले इजाजत मिलती है। तो उस एरिया में कैसे करते हैं। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड्स जो से ओपन फील्ड्स हैं जिसमें ये चीजें यानी कि ओवर स्प्रे की परमिशन है आपको, अगर वो आपको कुछ अलाउंस मिलती है तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। इसमें ये होता है कि आपके पार्ट सर्कल स्प्रिंकलर्स या और जो उनके ऊपर जो लेटर्स उनके साथ चाहिए उनकी जरूरत नहीं रहती। नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स की तादाद कम हो जाती है और सब स्प्रिंकलर एक ही फ्लो रेट के होते हैं और वो फुल सर्कल होंगे सब। तो शुरू ऐसे ही करते हैं कि हमने जो पहले एज्यूम किया था एक स्टैंडर्ड एकड़ है जिसकी लेंथ विड्थ 220 फुट बाय 198 फुट है, लेवल्ड है और फ्लैट है। तो ये हमारा आ गया। हमने क्या किया है, इस एरिया जो फील्ड एरिया है इसकी डायमेंशंस दी और ऊपर इसको मेंशन कर दिया। नॉर्मल जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शंस को देख लिया किस तरह होगा। अब ये विंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसके हिसाब से हमने देख लिया कि जो लेटरल लाइंस है वो परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन होनी चाहिए। स्टेप 2 में हमने वो चीजें मार्क कर लेंगे। लेटरल जो है अलोंग वाई एक्सिस बनेगी और इसकी जो डिवीजन यूनिफॉर्म करनी होगी हमें एक्स एक्सिस के अलोंग करनी होगी। ये आपकी लेटरल लाइंस आ जाएंगी। और जो स्प्रिंकलर्स हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो उनकी डिवीजन हम जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर जो डायमेंशन आ रही उसके हिसाब से करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप्स में हम देख ने जो किया था, जो पिछले एग्जांपल में जूम किया था वैसे ही कि फुल सर्कल का है उस स्प्रिंकलर उसका फ्लो रेट 8 जीपीएम है। रेडियस ऑफ थ्रो या वेटेड रेडियस 50 फुट है और ऑपरेटिंग प्रेशर 50 psi है। विंड कंडीशंस नॉर्मल है, कोई बहुत तेज हवाओं का इलाका नहीं है वो। तो वेटेड रेडियस हमें मौजूद है तो वेटेड डायमीटर हमने निकाल लिया, ये होगा 2r। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100 फीट आ गया, आपका वेटेड डायमीटर आ गया।
और स्प्रिंकलर स्पेसिंग जो सी है वो हमने जो पहले एज्यूम किया कि 60% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वेटेड डायामीटर के। तो वो हमने अलाउबल स्पेसिंग निकाली 100 फीट मल्टीप्लाई बाई 60%, तो ये 60 फीट आ। तो ये हमारे पास एरिया था। इसमें हमने हम अलाउबल स्पेसिंग आ गई, लेटरल लाइंस हमारी आ गई, लेटरल लाइंस के दरमियान स्पेसिंग। ये जो ऊपर दर्ज दी हुई है कैसे आई है, ये हम अब देखते हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट की है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया। उसमें यह है कि इस रूल जो केस में जो आपकी जो पहली रो है वो हाफ द स्पेसिंग होगी, लेटरल स्पेसिंग, और फिर आके बाद फुल लेटरल स्पेसिंग शुरू हो जाएगी। एल और एल बाई टू की कीमतें क्या है वो कैसे मालूम करती हैं, वो नीचे आपके दर्ज झैल है। यानी कि लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस जो सी है डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्पेसिंग। तो 220 फुट थी हमारे पास और हमने 60 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 4 नंबर आ गए। अब स्पेसिंग बिटवीन लेटरल लाइंस हमने देखनी है, तो कितने फिट की हैं। तो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस आ गई, नंबर ऑफ लेटरल स्पेस्ड आ गई, यानी कि एल जो ये बन रहा है। तो 220/4 डिवाइडेड बाय 4 जो हम करेंगे तो 55 फीट आ गई, ये आपकी 55 फीट आ गई। ये आपकी फुल जो लेटरल टू लेटरल स्पेसिंग है। इसी तरह अब एल बाई टू क्या होगी, वो इसका हाफ हो जाएगी जो आपकी पहली लेटरल आ रही है बाउंड्री लाइन के साथ। तो एल बाई टू आ गए, यानी कि 55/2 27.5 फीट के आगे, यानी कि जो पहले ही आपकी लेटरल बनेगी वो 27.5 फीट की होगी। उसके बाद फुल लेंथ 55 फीट की लेटरल की आ जाएगी, फिर 55 की आएगी, फिर 55 की आएगी, और जो लास्ट लेटरल बनेगी बाउंड्री लाइन से वो दोबारा 26.6 इंचज की, 26 फीट बाय 6 इंचज की हो जाएगी। यानी कि एक लाइन लाइन जो थी हमारी स्पेस जो सी थी लेटरल के दरमियान वो टू में डिवाइड होगी, जो एक शुरू में चलेगी और एक आखिर में चलेगी। और दरमियान वाली जो फुल जो आपकी लेटरल स्पेसिंग है उसके ऊपर आगे आगे हम कंटिन्यू करते। एल और एल बाई टू का हमने डिसाइड कर लिया है। अब हमने हेड टू हेड स्पेसिंग देखनी है, यानी कि एक हेड से दूसरे हेड के दरमियान कितना गया। एस जो है वो हेड स्पेसिंग को जाहिर करता है। जिस तरह हमने पहला लेटर लिया था एल बाई टू, इसी तरह जो पहला आपका स्प्रिंकलर हेड आएगा वो एस बाई टू स्पेसिंग के ऊपर होगा। ये कैसे हमने निकाली है ये आप देखते हैं। तो उसी में नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन स्प्रिंकलर, लेंथ अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय अलाउबल स्पेसिंग। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस 198 फीट है, उसको हमने 60 पे डिवाइड किया, हमारे पास 3.3 फीट आ गए। या 3 फीट हो या थ्री, या 3 नंबर होंगे या 4 नंबर होंगे, हम पहले ट्राई करते हैं 3 नंबर्स के ऊपर। तो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस हमारी फीट में है, उसको हमने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर स्पेसिस से डिवाइड कर दिया, यानी कि 198 फीट डिवाइडेड बाय 3, ये 66 फीट आ गई। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 66 फीट आपके जो 60 फीट के अलाउबल स्पेसिंग है उससे ज्यादा है। तो इसलिए हम इस 3 को कैंसिल करेंगे, हम 4 नंबर पे ट्राई करते हैं जो नेक्स्ट नंबर है। और इसी तरह लेंथ जो वाई एक्सिस के है, नंबर ऑफ स्प्रिंकलर स्पेसिस, तो हेड स्पेसिस जो निकलेगी 198 डिवाइडेड बाय 4 49.5 फीट। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये 60 फीट अलाउबल स्पेसिंग से कम है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें अब सो 100% हेड टू हेड कवरेज दे रहा है। जो विंड ड्रिफ्ट कोई भी हो तो उसको कम्पैक्ट कर सकता है। जो पहला हेड इसका लेटरल के लाइन के ऊपर लगेगा वो उसकी स्पेसिंग होगी एस बाई टू। वो एस हमारे पास आ गया था 49.5, उसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो 24.75 फीट आ गई, यानी कि जो पहला आपका हेड लगेगा लेटरल लाइन के ऊपर बाउंड्री से वो 24.75 फीट होगा इस केस में, ये जो जाहिर किया गया। और ये जो आ रहा है आपका ये 49.6, ये हेड टू हेड स्पेसिंग आ रही है, ये जो आपने इधर कैलकुलेट की है। स्टेप 5 है कि जहां आपकी ये ग्रिड लाइंस आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं फील्ड के दरमियान, उस पे आपने सबके ऊपर फुल सर्कल स्प्रिंकलर लगा देने। इधर बाउंड्री लाइंस पे नहीं जाएंगे, ये डिफरेंट केस है। और इसकी ये सारा जो एक्सप्लेन हम पहले ही वीडियो जो 5 है पार्ट 4 है में काफी कर चुके हुए हैं। और ये कवरेज एक दूसरे को कैसे कंपनसेट करती है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले एग्जांपल की तरह स्टेप 6 जो सा बनेगा उसमें ये कि आपने रेडियस इनके ड्रा करने हैं, वेक्टेड रेडियस स्प्रिंकलर्स के, ताकि आप देख सकें कवरेज क्या है। और एडजेसेंट जो स्प्रिंकलर्स वो एक दूसरे को कवर कर रहे हो, कवरेज दे रहे हो, ताकि आप एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर सकें। स्टेप 7 में स्टेप 6 पहले आपने ड्रॉ कर लिया, तो उसमें अब हमने क्या किया, जो स्प्रिंकलर्स थे उनको लेटरल लाइन से मिला दिया। ये जो लेटरल लाइंस आपको शो हो रही हैं, लेटरल लाइंस के ऊपर फील्ड वाल्स लगा दिए, और उसके बाद मेन लाइन ड्रा की और ये उसके साथ फील्ड वाल्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और मेन लाइन आके पंप स्टेशन से लग गई। आपके पास इधर स्प्रिंकलर का फ्लो रेट भी आप हर जोन का
फ्लो निकाल सकते हैं। तो इसी तरह उसमें आपके 5 वाल्व लग रहे थे, इसमें आपके 4 वाल्व लग रहे हैं। तो वाल्व 1 2 3 4 वाल्व नंबर हो गया, इसमें फ्लो कितना होगा 1 2 3 4 4 8 4 जा 32 जीपीएम आ गया, यानी कि हर वाल्व का इसमें यूनिफॉर्म आपका फ्लो आ रहा है 32 जीपीएम। लेटर लाइन का साइज कैसे होगा, मेन लाइन का साइज कैसे होगा, वॉल साइजिंग कैसे होगी, और ये सारा हम अगली वीडियोस में इनकी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। तो ये आपके पास एक बेस बन गई है आगे जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस होंगे उनको समझने के लिए भी। ये पिछली स्लाइड्स में आपने देख लिया हमने स्प्रिंकलर्स को कैसे लोकेट किया और मैप के ऊपर, उसके बाद फिर लेटरल लाइंस कैसे डेवलप की, मेन लाइन उसके साथ कैसे कनेक्ट की। तो ये सारे प्रोसीजर में कुछ डिज़ाइन प्रिकॉशंस हैं, लेटरल लाइंस के बारे में भी, मेन लाइंस के बारे में भी, वॉल्स के बारे में भी। तो हम थोड़ा सा मुख्तसर उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेटरल लाइन डिज़ाइन प्रिकॉशंस को देखते हैं। पहले नंबर पर जो इसमें हाइड्रोलिक बेस्ड डिज़ाइन प्रिकॉशंस हैं उनमें आ जाता है कि आपको जो प्रेशर वेरिएशन है, ये जो पाइप में फ्रिक्शन लॉसेस है उसकी वजह से, और जो एलिवेशन डिफरेंसेस आते हैं, इन दोनों को कंबाइन जो इफेक्ट है वो स्प्रिंकलर ऑपरेटिंग प्रेशर से 20% लेस की रेंज में अलाउड है या उसके बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसी तरह डिस्चार्ज वेरिएशन जो सी है वो एवरेज फ्लो रेट जो स्प्रिंकलर का है उसकी 10% कम हो सकती है या इससे बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोशिश होनी चाहिए जो स्प्रिंकलर प्रेशर जो मैन्युफैक्चरर ने अपनी रेंज दी हुई उसकी रेंज में हो, ताकि आपको जो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिल सके। और आखिर में जो पाइप वेलोसिटी है, जो फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर पाइप के अंदर है, वो आपकी 5 फीट पर सेकंड से के कम या उसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या वो 1.5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी भी हम आप जब आगे हम डिस्कशंस करेंगे हम हाइड्रोलिक्स ही, तो आपको ये रीज़न आ जाएंगे हम ये वेलोसिटी लिमिट्स क्यों इतनी रख रहे हैं। उसी तरह लेटरल लाइन की प्रिकॉशंस में आप टोपोग्राफिक फीचर्स जो आ जाते हैं उसकी वजह से जो डिज़ाइन फीचर्स जो आपकी डिज़ाइन प्रिकॉशंस हैं वो कुछ ऐसे होंगे कि फॉलो द कंटूर लाइंस को आपने फॉलो करना है। आपकी लेटरल लाइंस हमेशा स्लोप के अक्रॉस होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ स्लोप होंगी। इससे क्या होता है कि आपका जो एलिवेशन डिफरेंस जो लेटरल लाइन के ऊपर है वो एक कंटूर के ऊपर चल रही होंगी, तो उनका एलिवेशन डिफरेंस नहीं होगा और अनइवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगी। तो इसीलिए आपके पास जो कोई भी स्प्रिंकलर उसका जो गिवन एवरेज डिस्चार्ज है और सेट ऑफ पाइप्स जो उसमें यूज़ किए, तो उसमें जो लेटरल लेंथ को लिमिट करने वाला फ्रैक्शन है वो फ्रिक्शन लॉस फिर होगा। यानी कि आप एक एलिवेशन के ऊपर जा रहे हैं तो एलिवेशन डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन लॉस रह जाएगा। तो इसकी मदद से आप सिर्फ एक जो लॉस है उसको कंसिडर कर रहे होंगे, और दूसरा लॉस जो सा एलिवेशन की वजह से वो नहीं होगा, तो आप लेटरल लाइंस की लेंथ भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ये डायग्राम देखिएगा। ये एक अंडुलेटिंग सरफेस है, कुछ जगह ऊंची है, कुछ बहुत स्टीप है और कुछ यूनिफॉर्मली ग्रेजुअली स्लोप के ऊपर जा रही हैं। तो उसमें एक लेआउट ऑल लेटरल लाइन स्ट्रिक्टली अक्रॉस स्लोप। अब आपकी स्लोप जो सी है वो इस तरफ जा रही है, तो आपने उसके परपेंडिकुलर स्लोप के लगाया, तो ये कंटूर लाइन के बराबर के साथ साथ रन करेंगी और परपेंडिकुलर होंगी जो आपकी स्लोप की डायरेक्शन है। आप एक से ज्यादा लेटरल लाइंस को भी एक जोन वॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मगर प्रोवाइडेड ये कि अगर वो उनका जो एक ही कंटूर के ऊपर आ रहे हैं उनके एलिवेशन डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, तो आप उनको कंबाइन करके एक जोन बना सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये एक एलिवेशन के ऊपर ये बना हुआ है, ये भी इसके ऊपर आ रहा है, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। और जो आपके स्टीप स्लोप्स है जहाँ बहुत ज़्यादा एलिवेशन डिफरेंस है, उसमें जो भी आपका सिस्टम कैपेसिटी जो भी आपको लॉ कर रही है, तो आप हर एक लेटरल लाइन को अलहदा वॉल के ऊपर भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि इसमें एक ही एलिवेशन है यानी कि वहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ रहा, इसमें इसमें ज़्यादा है, तो एक वॉल जो होगा वो इसमें एलिवेशन डिफरेंस ना होने की वजह से पानी जो सा होगा सिर्फ फ्रिक्शन लॉस को कंसिडर करते हुए आप देंगे, और एलिवेशन डिफरेंस के लॉस से जो है वो आप बच जाएंगे।
तो इसमें अगर आप लेदर लेदर वॉल्स देना चाहें तो लेदर लेदर कर सकते हैं। इसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि एक एलिवेशन डिफरेंस से बच गए। दूसरा स्टीप स्लोप है, इधर आप ऑटोमेटिक सिस्टम है तो आप इधर से टाइम डिफरेंस से मैनेज कर सकते हैं ताकि ओवर फ्लो ना हो या रन ऑफ ना हो इस एरिया में, तो आप इनका टाइम भी लहदा लहदा एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पानी ऊपर से अगर नीचे जा रहा है तो जो सबसे बॉटम वाला वॉल है इसका आप रन टाइम कम कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ पानी ऊपर से शेयर हो रहा है, तो ये आपको इस एडवांटेज मिल जाता है। ये जिसमें स्लोप्स के ऊपर आपके आ रहे हैं, इसमें यानी कि जो टॉप है जहाँ से ये मेन लाइन ऊपर से जा रही है, ये जो आप देख रहे हैं, तो यह एलिवेशन डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो जो बॉटम वाला होगा उसके ऊपर प्रेशर हेड बहुत ज़्यादा बनेगा एलिवेशन की वजह से, तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर आप यूज़ कर लें। और जब भी प्रेशर रेगुलेटर लगाएं वो जोन वाल के बाद यानी कि डाउन स्ट्रीम के ऊपर लगाएं, क्योंकि मेन लाइन तो आपकी कंटिन्यूस प्रेशर में होगी और आप उसको कंटिन्यूस प्रेशर में ना रखें। प्रेशर रेगुलेटर को जोन वाल के बाद लगाएं ताकि जब भी जोन वाल ओपन हो तब वो ऑपरेटिव हो। अब हम इसमें केस देखते हैं लेटरल लाइंस का, कि जिसमें लेटरल लाइंस अप हिल डायरेक्शन में जा रही हो, यानी कि चढ़ाई वाली लेटरल्स कह लें आप इनको सिंपल वर्ड्स में। तो ये केस हो तो रनिंग लेटरल्स अप हिल हमेशा इनसे बचने की कोशिश की जाए, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसको जहां तक मुमकिन हो इसको अवॉइड करें। अप हिल जो लेटरल्स जा रही हैं उनका जो भी पाइप का साइज है उसमें जो फिक्स्ड एवरेज फ्लो जो है वो लिमिट कर देता है आपके जो लेटरल लाइन की लेंथ को है, क्योंकि ये जो आपकी लेंथ है ये डिपेंड कर रही होती है कि आपका ऑपरेटिंग प्रेशर और जो एलिवेशन डिफरेंस है उनका मजमुआ आपके 20% स्प्रिंकलर ऑपरेटिव प्रेशर से कम होना चाहिए, उससे बराबर होना चाहिए। अगर ये आपका स्टैटिक एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो ये जमा होगा, तो जिसकी वजह से आपका जो फ्रिक्शन लॉस वाला कंपोनेंट है वो कम रह जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को बताते हैं कि अगर स्टैटिक है ड्यू टू एलिवेशन आपका ऑपरेटिंग प्रेशर का 12% अगर हो जाता है, तो 12 जो आपका 20 में से माइनस का पीछे आपके पास 8% रह जाएगा फ्रिक्शन लॉसेज या फिर और फिटिंग लॉसेज के लिए। तो ये कंपोनेंट जो कम हो जाएगा तो आपकी जो पाइप की लेंथ की लिमिट है वो भी कम हो जाएगी। तो ये अगर जितना कम होगा आपकी फ्रिक्शन लॉसेस की अलाउंस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपकी लेंथ जो है लेटरल लाइंस की उतनी ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी वजह से जो अप हिल लेटरल लाइंस हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड हो, मगर अगर आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ जाती हैं तो उस केस में जो आपकी लेटरल लाइंस की लेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर हम कंपैरिजन करें सेम केस के लिए जो एक मैदानी इलाके में हो उनकी लेंथ ज्यादा होगी। और अगर इस यही केस हो तो आप जो प्रेशर डिफरेंसेस स्लोप की वजह से आ रहे हैं वो आप जब तक के प्रेशर या फ्लो रेगुलेटर्स नहीं इस्तेमाल करते लाइन के अंदर तब तक ये कॉम्प्लिकेशंस में ही देंगे। दूसरी सूरत में जैसे पहले बताया कि सिग्निफिकेंट जो आपके प्रेशर ड्रॉप्स आ रहे हैं स्लोप की वजह से, तो उसमें आपको अपने लेटरल लाइंस की लेंथ कम करनी पड़ेगी। और अगर फील्ड्स बहुत बड़े हैं तो कोशिश करें जो लेटरल लाइंस या सब मेंस है उनके दरमियान में से उनको फीड किया जाए ताकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पे इक्वल हो जाए और वो डिवाइड भी हो जाए। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये मेन लाइन जा रही है, ये बॉटम ऑफ द हिल पे है, स्लोप के ऊपर है, और ये इधर से स्लोप ऊपर जा रही है, ये लेटरल लाइंस ऊपर जा रही है, जो कि हमने कोशिश करनी है कि जब भी मुमकिन हो इससे बचें। इस केस में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि मेन लाइन से जो आपका ऊपर स्प्रिंकलर आ रहा है ये हेड लॉस ड्यू टू एलिवेशन जो सा है, यानी कि आपको इतना हेड एडिशनल देना पड़ेगा पानी को ऊपर ले जाने के लिए। वो एडिशन तो क्या होगा जो आपके पाइप फिटिंग लॉसेस हैं उसके अलावा होगा। तो हम देखते हैं 20% हम ऑपरेटिंग प्रेशर जो सा है स्प्रिंकलर का उस रेंज में रखते हैं, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए प्रेशर में। तो वो 20% जो प्रेशर वेरिएशन लॉस है वो पाइप फिटिंग लॉसेस में और एलिवेशन हेड के साथ है। अब इसमें ये कंपोनेंट एलिवेशन हेड का ज्यादा हो गया तो आपके पास जो फिटिंग लॉसेस की ये लॉस है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से लेटरल लाइंस की लेंथ आपको कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस केस से इस किसी सिनेरियो से बचना चाहिए। इससे अगला केस देखते हैं जहां आपकी लेटरल लाइंस स्लोप में ऊंचाई से
उसके ढलवान की तरफ जा रही हो या ढलवान वाली लेटरल लाइंस। ये इसमें सिस्टम में या इस सेटअप में आपको एडवांटेज मिलता है कि अगर आपके जो स्लोप है वो फेयरली कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, तो इस कंडीशन में जो आपका एलिवेशन डिफरेंस बनता है लेटरल लाइन के दोनों पॉइंट्स की तरफ, तो वो आपका गेन इन प्रेशर हेड होता है रादर देन लॉस इन प्रेशर। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, अगर ढलवान से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहाँ प्रेशर हेड आपका आपको ज्यादा चाहिए, और वो आपके जिसकी वजह से आपकी जो अलाउंस है 20% कम हो जाती है, जो आप वेरिएशन अलाउ करते हैं लेटरल लाइन। इस केस में ही उसके ऑपोजिट है कि आपका इधर हेड आपको मिल रहा है और आपकी अलाउंस जो सी है फ्रिक्शन लॉसेस के अंदर पाइप के, वो आपको बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो लेटरल लाइंस हैं इस तरह की स्लोस में जब नीचे की तरफ जा रही है, उनकी लेंथ बनिस्बत जो लेवल ग्राउंड के ऊपर है उनसे ज्यादा हो सकती है। स्लोपी लैंड के ऊपर ग्रेविटी की वजह से वाटर प्रेशर डाउनहिल इंक्रीज करता है, तो इस प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए आया तो आप जो पाइप साइजेस होते हैं उनको नीचे कम करते हैं, या फिर आपको प्रेशर रेगुलेटर वाल्व जो होते हैं हर स्प्रिंकलर राइजर के साथ यूज करने पड़ते हैं। और जो इसके साथ प्रेशर रेगुलेटर के साथ दूसरी ऑप्शन है जो करनी पड़ती है कि इंस्टॉल ड्रेन और चेक वाल्व, क्योंकि पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहा है और लेटरल लाइंस जब तक खाली नहीं होंगी तो पानी स्प्रिंकलर में से बाहर निकलता रहेगा, और जो उस जगह के ऊपर सेचुरेशन का भी बायस बन सकता है और रोयन या रन ऑफ का भी बायस बन सकता है। तो उसको रोकने के लिए ड्रेन और चेक वाल्व जो है ये भी आप पाइप राइजर के साथ लगाते हैं। एडजस्ट राइजर हाइट, ये एक इम्पैक्ट स्प्रिंकलर वर्टिकली माउंट हुए होते थे पाइप के ऊपर, जमीन के ऊपर होते हैं। और स्लोपिंग लैंड और या रोलिंग टेरेन हो तो उसमें ये कोशिश करें कि स्प्रिंकलर्स ऑलमोस्ट एक हाइट के ऊपर जा रहे हो, और दूसरा जब भी आप स्प्रिंकलर इंस्टॉल करें स्लोपिंग लैंड के ऊपर तो जो इसका पाइप राइजर पाइप होगा वर्टिकल टू स्लोप होगा। रनिंग लेटरल लाइंस डाउन हिल में ये एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मेन लाइन है जो आप हिल पे है, और उधर से फिर आप ये लेटरल लाइंस डाउन हिल स्लोप जा रही हैं, और ये जो फील्ड वाल उनके साथ कनेक्ट है। ये आप चाहे जो भी आपकी डिजाइन प्रोविजंस होंगे, आप इंडिविजुअल लेटरल लाइन के लिए लेदर वॉल दे सकते हैं या कोई दो कॉम्बिनेशन लेटरल पाइप्स का बना के एक वॉल उसके ऊपर दे सकते हैं। तो इसमें यानी कि ये चार लेटरल लाइन स्कीमेटिकली शो की गई जो एक वॉल के ऊपर है, एक जोन को जाहिर करती है। और स्टीप स्लोप्स के ऊपर जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी स्टीप स्लोप जा रही है, ये भी स्टीप स्लोप है, तो उसमें आप प्रेशर रेगुलेटर आपने जो है ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है ये राइजर इस पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर रेगुलेटर आप यूज करेंगे ताकि जो प्रेशर जो बॉटम वाला आपका स्प्रिंकलर उसको बहुत ज्यादा है, ताकि जो भी इनलेट प्रेशर है वो उस प्रेशर के बराबर आ जाए जो बाकियों के बराबर है, तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, और जिसकी वजह से जो स्प्रे भी होगा स्प्रिंकलर जो चलेगा वो यूनिफॉर्म आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा होगा। और जैसे ये ड्रेन चेक वाल्व्स की हमने बात की थी, ये लोअर पोर्शंस में है, यहाँ पानी ड्रेन होता रहेगा जब तक ये लेटरल लाइन खाली नहीं होती, यानी कि ये आपका सिस्टम आपने बंद कर दिया, जब तक ये लाइंस खाली नहीं होगी पानी इधर से निकलता रहेगा, जिसकी वजह से ये सेचुरेशन भी यहाँ ज्यादा हो सकती है सॉइल की, और ये रन ऑफ का बायस भी बन सकता है, एरोजन का बायस भी बन सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ड्रेन चेक वाल्व लगाते हैं जो एक प्रीसेट प्रेशर के ऊपर होते हैं, और उसके बाद जो भी पानी होगा वो पाइप के अंदर रहेगा, एग्जिट नहीं करेगा स्प्रिंकलर से। इस डायग्राम में आप दूसरा देख सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस करते हैं कि जो प्रेशर वेरिएशन अलाउड है वो 20% ऑपरेटिंग प्रेशर है स्प्रिंकलर का, और ये मजमूआ बनता है किसका कि जिसमें आपके पाइप फ्रिक्शन लॉसेस भी आते हैं और एलिवेशन हेड के भी डिफरेंस इसमें आता है। तो यहाँ एलिवेशन हेड गेन कर रहे हैं आप, यानी कि ये ज्यादा हो रहा है, इस ज्यादा होने की वजह से आपको फाइव फिटिंग लॉसेस में अलाउंस ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लेंस आप ज्यादा कर सकते लेटरल की बात लेटरल लाइन की बात हम इससे पहले की, अब जोन साइजिंग प्रिकॉशंस क्या हैं उसकी बात करते हैं। ये डिज़ाइनर के लिए इस बात का तयन करने का पहला मौका है कि मंसूबे या प्रोजेक्ट के लिए कितने वाल्व दरकार होंगे, या खुद मुख्तार ऑटोमेटिक आपाशी के निज़ाम की सूरत में किस साइज़ के इरिगेशन कंट्रोलर या टाइमर्स की ज़रूरत होगी। इस मरहला पर
प्रोजेक्ट का खाका इस हद तक मुकम्मल हो जाना चाहिए कि आपाशी के लिए मतलूबा हर हिस्से में मुनासिब फासले पर स्प्रिंकलर्स की निशानदही कर दी गई हो। हम प्रोजेक्ट के लिए दस्तयाब बहाव पानी की तलब से वाकिफ हैं। इसके बाद दस्तयाब पानी, फसल की पानी की तलब और ज़मीन की हैयत या टोपोग्राफी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखते हुए जोन की साइजिंग का अमल मुकम्मल किया जाता है। आपाशी के जोन के साइज का तयन करना इंतहाई अहम है, क्योंकि इस बात का बराह रास्त असर लेटरल और मेन लाइन के पाइपों के साइज पर पड़ता है। जोन के साइज पर असरअंदाज होने वाले अहम अवामिल कुछ इस तरह दर्जे झैल हैं। पहला आ जाता है वाटर डिमांड, पानी की तलब। पौधों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करना, मुनासिब स्प्रिंकलर्स का इंतखाब इंतहाई अहम। पानी की ज़्यादा तलब का मतलब है ज़्यादा बहाव वाला और बड़े साइज का वाल, या इसके बरक्स। अगर छोटा बहाव है तो छोटा वाल भी हो जाएगा और छोटा पाइप साइज भी हो जाएगा। अगला फैक्टर है सॉइल टाइप और इन्फिल्ट्रेशन रेट, जिसमें आप देखें कि मिट्टी की किस्म और पानी जज्ब करने की शरह। रेतीली मिट्टी पानी बहुत तेजी से जज़ब तो कर लेती है, लेकिन इसे ज्यादा देर तक रोके नहीं रख पाती, इसलिए उन्हें बार बार आपाशी और छोटे जोन्स की जरूरत पड़ सकती है। जबकि चिकनी मिट्टी पानी को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करती है और उसे ज्यादा देर तक रोके रख सकती है, जिसकी बदौलत पानी के बहाव रन ऑफ को रोकने के लिए कम वक्फों से लेकिन ज्यादा बड़े जोन के साथ पानी दिया जा सकता है। वाटर प्रेशर एंड फ्लो रेट, पानी का दबाव और बहाव की शरह। आपके जोन के साइज की हतमी हद का तयन आपके वाटर मीटर, अगर आपका फार्म हाउस है और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई से आप पानी ले रहे हैं तो वाटर मीटर इम्पोर्टेंट है। और या ऐसा छोटे घर में या छोटी जगह पे जहाँ आप म्यूनिसिपल वाटर ले रहे हैं, वहाँ वाटर मीटर का साइज इम्पोर्टेंट है, या पंप की आउटपुट, और अगर आप आसान अल्फाजों में कह लें तो पानी फ्राहम करने की सलाहियत। इन बातों पे आपका जो जोन का साइज है वो डिपेंड करता है। अगर आपका जोन बहुत बड़ा है और वो इस वाटर जो आपके फराहमी है उससे ज़्यादा बड़ा आपने साइज कर लिया, तो इस सूरत में आप इस सलाहियत से तजावुज कर जाएंगे और पानी का दबाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हेड्स या स्प्रिंकलर अच्छे से काम नहीं करेंगे या ड्रिप लाइन्स नाकाम होने जाने का खतरा है। इरिगेशन ऑपरेशन टाइम विंडो पर डे, अगर दस्तयाब वक्त कम हो, इरिगेशन का जो टाइम है वो अगर पास कम हो एक दिन में, और आपका पंपिंग स्टेशन इस बात की इजाज़त देता हो, तो एक ही वक्त में आप ज़्यादा जोन्स को चला सकते हैं और आपको चलाना पड़ेगा टाइम के विंडो के अंदर रहने के लिए। तो इसको हासिल करने के लिए एक तो ये शर्त है कि आप बहुत बड़े बड़े जोन डिज़ाइन कर लें, या आपने ऑटोमेटिक सिस्टम है छोटे जोन डिज़ाइन किए हुए उनको आप कंट्रोलर के अंदर पेयर कर लें, ताकि एक वक्त में आप ज़्यादा वाल्व ऑपरेट कर सके और आपका टाइम जो इरिगेशन का वो कम हो जाए। या दूसरी सूरत में मिट्टी और फसल की नौइयत के मुताबिक ज़्यादा भाव की शरह वाले स्प्रिंकलर इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कि आप जल्दी से थोड़े काम टाइम पे अपने सॉइल टाइप ऑफ फसल को देखते हुए जल्दी से आप इरिगेट कर ले और आपके पास इरिगेशन का टाइम बचे। तो इन सब सूरतों में लेटरल और मेन लाइन का साइज जो है बहाव और दबाव की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। ज़्यादा बहाव की सूरत में बड़ा साइज हो जाएगा पाइप का, कम बहाव की सूरत में छोटा साइज हो जाएगा। इसके बाद अगला फैक्टर आता है लैंड टोपोग्राफी एंड शेप, ज़मीन की हैयत और ढलवान। पहाड़ी इलाकों या नाहमवार ढलवानों के लिए छोटे जोन्स की ज़रूरत होती है। ढलवानों पर पानी या तो एक जगह पर जमा हो जाता है अगर वहाँ डिप्रेशंस हैं, या तेज़ी से बह जाता है अगर वो स्टीप स्लोप है। इसलिए छोटे जोन्स की मदद से आप पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं और मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। स्प्रिंकलर्स के सर्किट तरतीब देते वक्त और लेटरल पाइप के रास्ते बनाते वक्त वाल्व्स और मेन लाइन के मकामात को जहन में रखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। मकसद यह है कि अपने निज़ाम पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाले बगैर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर पौधे को बिल्कुल मुनासिब मकदार में पानी मिले। वाल्व्स की देखभाल और सर्विसिंग के लिए इनकी रसाई मुमकिन होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन के नीचे नस्ब किए जाने वाल्व्स को, यानी कि ये ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड वाल्व होते हैं ये लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, उनको वाल्व बॉक्सेस में रखना चाहिए, ना कि बराह रास्त ज़मीन में दबा दिया जाए। मगर जो ज़रात में आमतौर पर वाल्व्स लगते हैं ज़्यादातर मैनुअल वाल्व्स ही हैं, वो अबव ग्राउंड ही नस्ब किए जाते हैं।
वाल्व्स या वाल्व बॉक्स ऐसी जगहों पर वाक़ होने चाहिए जहां वह मामूल की आमदोरफ्त या इस इलाके के इस्तेमाल में रुकावट ना बने। मैनुअल वाल्व को ऐसी जगह पर नस्ब किया जाना चाहिए जहां सिस्टम का मालिक या ऑपरेटर जो भी है उन्हें चलाने के लिए आसानी से पहुंच सके, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहां स्प्रिंकलर्स का पानी ऑपरेटर के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा हो और बंद करने से पहले वो अच्छी तरह भीग जाए। जहां मुमकिन हो स्प्रिंकलर्स के किसी ग्रुप को सप्लाई करने वाले वाल्व इस ग्रुप के वस्त में होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए, ताकि लेटरल पाइप के बहाव और साइज में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। वाल्व का साइज या तो इस लेटरल में मौजूद सबसे बड़े पाइप के बराबर होना चाहिए जिसके लिए वो काम कर रहा है, या फिर इस पाइप के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा एक नॉमिनल साइज छोटा आप रख सकते हैं। वाल्व का साइज लेटरल में मौजूद पाइपों से बड़ा नहीं होना चाहिए। आला ये कि लेटरल के तकसीम होने के नतीजे में बहाव की शरह जो बड़े साइज के पाइप के बराबर हो पैदा हो रही हो। वाल्व में से गुजरने वाले बहाव के नतीजे में होने वाला दबाव का नुकसान यानी कि जो लॉस हो रहा है फ्रिक्शन का, मेन लाइन में मौजूद स्टैटिक प्रेशर के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये करेक्ट थंब रूल कह लें, एक टिप है। जी, लेटरल लाइंस की बात हो गई, फिर जोन वॉल साइजिंग की बात हो गई, जोन्स की लोकेशन कैसे होनी है उसकी बात हो गई। अब मेन लाइन रह गई है। तो मेन लाइन डिजाइन करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका आप ख्याल रखें। और जहाँ कहीं लेटरल जो है आपके नीचे यानी कि पहाड़ी से ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती हो तो मेन लाइन अमूमन जो सी होती है जो ऊपर वाली जगह ऊंची जगह है जहाँ रिचेज है वहां वाक़ होती है। और जो लेटरल लाइंस होती हैं इसकी दोनों तरफ से या एक तरफ से नीचे टर्नआउट की तरफ जाती हैं, जैसे पिछले भी हमने आपको स्केचेस जो थे उसमें एक बताया था। फ्लो वेरिएशन का ख्याल रखना होता है। स्प्रिंकलर्स के मामले में आपके खेत के बुलंद तरीन और पस्त तरीन मकामात के दरमियान पानी के अखराज में ज्यादा से ज्यादा फर्क 10% से तजावज नहीं करना चाहिए। मेन लाइन डिजाइन में इस फर्क को कम करने, पानी के हैमर को वाटर हैमर को रोकने और कम पॉइंट्स पर निकासी है आपके मसाइल से बचने के लिए टोपोग्राफी का हिसाब जो है आपको इसमें काउंट फॉर करना पड़ता है। एलिवेटेड फील्ड्स, अप हिल्स या एलिवेशन गेन, पानी का दबाव जब ऊपर की तरफ जाता है तो कम हो जाता है। मेन लाइन को बड़े कतर के पाइपों के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि जो फ्रिक्शन से लॉस को कम से कम किया जा सके और ज्यादा बुलंदियों पर स्प्रिंकलर्स को दबाव की कमी से बचाया जा सके। डिक्लाइनिंग और या डाउन हिल फील्ड्स, इसमें एलिवेशन लॉस होता है। जवाल पजीर या निचले वाले खेत, इस केस में दबाव बढ़ता है क्योंकि पानी नीचे की तरफ सफर करता है। स्प्रिंकलर्स के ज्यादा दबाव और मिस्टिंग को रोकने के लिए जोन वॉल असेंबलीज में प्रेशर रेगुलेटर्स लगाएं और ये प्रेशर रेगुलेटर डाउन स्ट्रीम ऑफ वाल्व लगते हैं, ये जिसे हमने पहले भी इस केस को डिस्कस किया है इसी वीडियो में। अंडुलेटिंग या रोलिंग टेरेन में नशिब फराज वाले इलाके में जब मेन लाइन ऊपर नीचे होती है तो बुलंदी वाले मकामात पे हवा के या एयर पॉकेट्स बन सकते हैं जो दबाव में रुकावट का बायस बनते हैं और फ्लो में भी रुकावट का बायस बनते हैं। तो तमाम बुलंद मकामात पर हवा और वैक्यूम के अखराज के लिए वाल्व या एयर और वैक्यूम रिलीफ वाल्व ये कॉम्बिनेशन में भी होते हैं नस्ब करें ताकि वहां फंसी हुई हवा जो है उसको निकाला जा सके और सिस्टम में अचानक दबाव बढ़ने, सर्जिस और वाटर हैमर के असरात को रोका जा सके जिसके बायस पाइप फट सकते हैं। ये नीचे डायग्राम को भी आप गौर से देखें और ये कि एयर और वैक्यूम रिलीफ वाल्व जो होते हैं ये ऊंचे नीचे इलाकों में बुलंद तरीन मकामात पर नस्ब होते हैं ताकि के वहां फंसी हुई हवा को मुसलसल खारिज किया जा सके और वाटर हैमर पानी के दबाव के अचानक झटके से बचा जा सके। जैसा ये बड़ा एक फील्ड है और इसमें ये मेन लाइन जा रही जो आपको शो किया गया। जब ये सिस्टम बंद हो जाता है, पानी ड्रेन होना शुरू होता है, तो जो ऊपर वाले हिस्से हैं जिससे पानी ड्रेन होकर निचले हिस्सों में आता है तो यहाँ आपका एयर पॉकेट क्रिएट हो जाता है। और अगर ये जैसा ये डिप्रेशन है यहाँ भी अगर कोई वाल्व लगा हुआ है जहाँ लेटरल ऑपरेट कर रही है वहां से पानी निकलेगा, सिस्टम चल नहीं रहा होगा तो इधर फिर वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम और एयर दोनों को आपने इससे छुटकारा हासिल करना है। तो इसके लिए एयर वैक्यूम रिलीज वाल्व ये कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि एयर और वैक्यूम को बनने से एयर पॉकेट को बनने से रोका जाए और वैक्यूम को डेवलप होने से रोका जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टीप स्लोप जो 15% से आपकी ज्यादा चली जाती है
या दूसरी भी साइड के हिसाब से सिग्निफिकेंट जो स्लोप्स हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में ये स्टीप स्लोप्स शामिल हैं तो प्रेशर में होने वाली तब्दीलियों को काबू में रखने के लिए आपकी मेन लाइन और सब मेंस का रुख ढलवान के मूदी यानी कि कंटूर के साथ साथ होना चाहिए। पहाड़ी ढलवान पर यानी कि जो स्टीप स्लोप पर मेन लाइन या सब मेन लाइंस हट जाने की सूरत में पानी की भारी मकदार को रोकने के लिए नॉर्मली क्लोज मास्टर वाल्व्स नस्ब करते हैं। यानी कि आपका जो मेन लाइन है वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर से जा रही है, तो वहां अगर ब्लो आउट होता है तो वो सारा पानी डाउन जाएगा और वो अपने साथ बहुत ज्यादा इरोजन क्रिएट करेगा। तो ऐसी सूरतों में जो नॉर्मली क्लोज मास्टर वाल्व होता है और जो ऑटोमेटिक इरिगेशन में इस्तेमाल होता है वो लगा दिया जाता है, जिससे अगर पानी का एकदम ये ब्लो आउट होता है, फ्लो बढ़ता है, तो वो सिस्टम जो है इसको ऑटोमेटिकली बंद कर देता है और आपका जो रन ऑफ से लॉस होता है या इरोजन होता है वो सब रुक जाता है, बच जाता है। मेन लाइन पाइप सबसे महंगे होते हैं। जहां मुमकिन हो मेन लाइन पाइप के रास्ते को मेन लाइन पाइप के रास्ते की लंबाई को कम से कम रखें। अगर सहूलत हो तो मजदूरी की अखराजात कम करने के लिए प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों में मेन लाइन और लेटरल लाइन एक ही खंदक में डाली जा सकती है। वाटर वेलोसिटी लिमिट, पानी की रफ्तार की हद। प्रेशर में अचानक इजाफे, वाटर हैमर से बचने के लिए मेन लाइन के अंदर पानी की रफ्तार को 5 फीट फी सेकंड या 1.5 मीटर फी सेकंड से कम रखा जाता है। थ्रस्ट ब्लॉकिंग यानी कि रोलिंग या अंडुलेटिंग जो आपकी है ट्रेन है, तो ऐसी जगहों के ऊपर दबाव में पानी की हरकत पाइप की जो फिटिंग्स हैं, एल्बोज हैं, टीज हैं और जो और भी फिटिंग्स हैं पर जबरदस्त हरकती कुव्वत यानी कि काइनेटिक फोर्स पैदा करती है। खास तौर पर जब लॉक रिंग सॉकेट टाइप या पुश ऑन टाइप पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पाइप की सिमत में हर तब्दीली के मुकाम पर कंक्रीट से थ्रस्ट ब्लॉक तामीर करें ताकि जो जोड़ है, जो फिटिंग है, उनको अलग अलग होने से रोका जा सके। इरिगेशन पाइप बरियल डेप्थ, आपाशी के पाइपों को जमीन में दबाने की गहराई का इंसार फसल काश्तकारी के अमूर, पाइप के मवाद, मिट्टी पाइप मटेरियल, आब हवा, मैकेनिकल जो नुकसानात के खतरे पर होता है। जैसे कोई यूनिवर्सल लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन ज़राई आपाशी के निज़ामों में आमतौर पर दर्ज झैल हदूद इस्तेमाल की जाती हैं जो बरील डेप्थ के लिए है। स्प्रिंकलर लेटरल लाइन, परमानेंट स्प्रिंकलर लेटरल लाइन 12 से 24 इंच के दरमियान जमीन में दफन की जाती है, मगर जो टिपिकल है वो 18 इंच है या 450 mm है। ये ऑर्डिनरी खेतों के लिए है। शैलो डेप्थ 12 से 18 इंच है या 300 से 400 mm है। ये उन इलाकों के लिए, फील्ड्स के लिए जिसमें लिटरल बहुत काम मशीनरी की मूवमेंट है और वो जो आपकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उसे पाइप को खतरा, डैमेज होने का खतरा नहीं होता। और जो डीप बरियल डेप्थ्स हैं वो आपकी हैवी ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं उनसे बचने के लिए आप ज्यादा गहरी खंदकें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मेन लाइन में, क्योंकि ये हाईएस्ट फ्लो इसमें कैरी होता है और ये बड़े साइज की होती हैं और काफी एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं, तो इनकी जो बरियल डेप्थ है वो तकरीबन लेटरल के मुकाबले में ज्यादा डीप होती है। टिपिकल रिकमेंडेशन इसकी जो सी कह लें 24 से 48 इंच के दरमियान वेरी कर रही होती है, यानी कि 0.6 से 1.2 मीटर के दरमियान में। और जो ज्यादा डेप्थ वाली है 1.2 मीटर या 48 इंचेस वाली में, ये वहां इस्तेमाल होती है जहां हैवी एग्रीकल्चर मशीनरी क्रॉसिंग हो या इस्तेमाल हो रही हो, फ्रॉस्ट लाइन प्रोटेक्शन की हो, सर्द तरीन इलाके हैं जहां आपने इनको डाला हो, और जो एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रोटेक्शन आपको चाहिए इनके कल्टीवेशन टाइप्स में उससे बचाने के लिए, तो आप उन केसेस में इसको डीपर लेके जाते हैं। इस वीडियो में हमने लेआउट्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पाइप यूज होगा लेटरल और मेन लाइन के लिए, वो जो डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और प्रेशर रेटिंग्स हैं उनके हिसाब से कैसे आपने सेलेक्ट करना है उसकी बात करेंगे। जब लेआउट्स की बात होगी, पाइप मटेरियल की बात होगी, जो इसमें स्टैंडर्ड्स यूज होती है उनकी बात होगी, तो फिर उससे अगली वीडियो 8 में हम लेटरल और मेन लाइन की साइजिंग कैसे होती है उस पर बात करेंगे। और ये अब तक की जो वीडियोस हम स्प्रिंकलर, ड्रिप, ट्रिकल इरिगेशन इन एग्रीकल्चर की जो प्ले लिस्ट है हमारे चैनल लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स में जो अब तक लोड कर चुके हैं, ये उनकी एक समरी है। ये करंट वीडियो नंबर 6 है जो आप देख रहे हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो ये सारी देखें, एक तसलसल में है और आपको अगली वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह
जिस तरह एग्रीकल्चर में हमने ये वीडियोस डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह हमने इससे पहले लैंडस्केप सेक्टर के लिए इसी तरह डेवलप की हैं। आपने वो अगर वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। इस प्लेलिस्ट में लैंडस्केप, स्प्रिंकलर, ड्रिप, ट्रिकल इरिगेशन, लैंडस्केप सेक्टर में ये 25 वीडियोस हैं जो अपलोड किए हैं, तो आप इनको भी देखिए। इनसे भी आपको मदद मिलेगी जो आप वीडियोस देख रहे हैं उनको समझने में। तो इन वीडियोस को अपने साथियों के साथ शेयर करें, इल्म को तकसीम करें, सबका भला होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।